प्यारे बच्चों, बीए पार्ट 2 के प्रथम प्रश्न पत्र के इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कुछ लेक्चर्स से जो कार्यपालिका का अध्ययन वो कर रहे थे। विश्व के विभिन्न राज्यों में कार्यपालिका किस प्रकार से होती है उनके संदर्भ में वो अध्ययन कर रहे थे। और हम आज जो है पिछले लेक्चर में तो हमने ब्रिटेन की कार्यपालिका का अध्ययन किया। ब्रिटेन में मैंने आपसे जैसे कहा कि वहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली होने के नाते दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका जो हमने राजा और मुकुट के संदर्भ में की थी, एक वास्तविक कार्यपालिका जो कि हम वहाँ के मंत्रिमंडल और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने मंत्रिमंडल और उसके कार्य का शक्तियों का अध्ययन किया। आज हम प्रधानमंत्री के विभिन्न प्रकार के कार्यों का अध्ययन करेंगे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक कार्यपालिका है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, उस संदर्भ में अध्ययन करेंगे। हाँ, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। इसे इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि उतने अधिकार संसार के किसी वैधानिक शासक को नहीं हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद जो है वो काफ़ी हद तक एक शक्तिशाली औपचारिक पद है जो कि विभिन्न स्वरूपों में अपने आप को एक समान पद वालों में प्रथम स्थिति प्रदान कर लेता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में इतना प्रथम है कि काफ़ी हद तक वो एक तानाशाह भी बन सकता है। यदि मंत्रिमंडलीय शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर माना जाता है। रैमसे म्यूर के शब्दों में मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य किस प्रकार से हैं वो हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर मैंने एक अनौपचारिक रूप में इस प्रकार की शक्तियाँ आपके सामने रख दी हैं। तो कार्य और शक्तियाँ यहाँ पर हम अध्ययन करें। सबसे पहले हमें महसूस होता है कि प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल संबंधी कार्य करते हैं, यानी मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिमंडल के विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन करना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना और मंत्रिमंडल का अंत करना। ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल संबंधी सारी शक्तियों का संचालन प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वह केंद्र बन रहा है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन और उसका अंत जो है वो निर्भर करता है। इसी आधार पर हम अगर देखें, दूसरा पॉइंट जो है वो मुख्य रूप से सम्राट संबंधी शक्तियों का है। प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ही वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ता है। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णय से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही उसके संबंध में परामर्श प्रदान करवाता है। अगला हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा संबंधी कार्य उनके पास में है। यानी कि जो निम्न कॉमन सभा है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, जनता की सभा कहते हैं, उससे संबंधी कार्य है और वो है लोक सदन का नेतृत्व करना। लोक सदन का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। वे अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना करना पड़ता है। यानी
शासन का संचालन करने का जो आधार है वो प्रधानमंत्री के हाथ में विद्यमान है। और शासन का संचालन करने का मुख्य आधार क्या है? विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करना, विभिन्न प्रकार से संकट काल की शक्तियां अपने हाथों में ग्रहण करते हुए कार्य का संचालन करना, ये सब आ जाता है। और एक मुख्य पॉइंट जो विद्यमान है वो है दल संबंधी कार्य। प्रधानमंत्री राष्ट्र का ही नेता नहीं है, राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। वो अगर इस पद पर पहुंचा है तो वो अपने दल के माध्यम से पहुंचा है। तो इसलिए दल का प्रतिनिधित्व या दल का नेतृत्व करना ये उसका प्रमुख आधार हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे हम कहते हैं वो संकटकालीन शक्तियां होती हैं। संकट के समय पे प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करने लग सकता है, क्योंकि उसको अपने देश को बचाना होता है। तो ये एक मुख्य आधार है प्रधानमंत्री की विभिन्न शक्तियों का। अब अपन प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है उसको अगर हम अध्ययन करें तो ये कहा जाता है कि शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, पर प्रधानमंत्री की स्थिति का यह मूल्यांकन आज वास्तविकता से परे है। यह समकक्षों में प्रथम हो सकता है, प्राइमस इंटर पेरिस, दैट इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, उसकी सही स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता। नक्षत्रों के बीच में एक चंद्रमा के रूप में कार्य करने वाला, ब्रिटिश राज व्यवस्था की सारी शक्तियों को अपने हाथ में रखने वाला प्रधानमंत्री काफ़ी हद तक शक्तिशाली रह सकता है और माना जाता है कि वो शायद अधिनायक भी बन जाए। लोवेल का कहना था कि मंत्रिमंडल की तानाशाही वह तानाशाही है जिसे अधिकतम प्रचार के साथ प्रयोग में लाया जाता है, जो सदा आलोचना की कसौटी पर कसी रहती है और जनमत के अनुसार ढलती रहती है, तथा जिसे अविश्वास के प्रस्ताव और अगले चुनाव में का खतरा सदैव बना रहता है। तो इसलिए ये एक आधार उसमें शामिल है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर है। सिद्धांतः वहाँ मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल अधिनायक तत्व की स्थापना हो जाती है। संसद मंत्रिमंडल की रबड़ की मोहर या मंत्रिमंडल के आदेशों का रजिस्टर मात्र बनकर रह जाता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही के संबंध में एडम्स ने कहा है कि कॉमन सभा केवल एक पंजीकरण करने वाली मशीन बनकर रह गई है। अब तो मंत्रिमंडल की वास्तविक विधानसभा है, अब तो मंत्रिमंडल ही वास्तविक विधानसभा है। तो इसलिए मंत्रिमंडल की तानाशाही बनी रहती है। उसके प्रमुख कारण जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रमुखतः वहाँ पर दलगत अनुशासन है। मंत्रिमंडल एक दल के सदस्यों से निर्वाचित संस्था है और वहाँ पर दलगत अनुशासन होने के नाते विभिन्न प्रकार के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को एक आधार ये दिया जाता है कि वहाँ पर सामूहिक रूप से उसे कार्य करना है। लोक सदन के विघटन का अधिकार मंत्रिमंडल के हाथ में आ जाता है, तो उसे जब अपने कानूनों को लागू करवाना हो और लोक सदन राजी नहीं हो तो उसका विघटन वो कर सकता है। संसद की कार्यविधि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्यभार की अधिकता के कारण लोक सदन में सामान्य समापन और विभिन्न प्रकार का कंगारू समापन की व्यवस्था का भी प्रयोग किया जाता है और वाद विवाद की स्वतंत्रता परिसीमित भी की जा सकती है। ये संसद की कार्यविधि पर अंकुश है। वहाँ पर प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से भी मंत्रिमंडल तानाशाह हो रहा है। मंत्रिमंडल को विधायी अधिकार भी प्राप्त है। संसद के सत्र अल्पकालीन होते हैं,
तथा उसे विभिन्न कार्य थोड़े समय में ही करने पड़ते हैं। अतः मंत्रियों को यह अधिकार सौंप दिया गया है कि जहाँ जहाँ कानून में कमी महसूस हो वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरक विधियों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें मंत्रिमंडल की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। संकटकालीन शक्तियों में भी हम ये मानकर चलते हैं कि संकट काल में हमेशा शक्तियाँ केंद्रित होनी चाहिए, तो इसलिए इतने विशाल कॉमन सभा के हाथ में शक्ति देने से संसद को एक संकट काल के आधार पर मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाना जरूरी होता है। यहाँ पर प्रशासकीय न्याय और द्विदलीय व्यवस्था, ये दोनों संस्थाएं भी काफ़ी हद तक आपको अपनी शक्ति के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बना देते हैं। तो इस प्रकार जब तक बहुमत मंत्रिमंडल के पीछे है, संसद मंत्रिमंडल का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। संसद के प्रति मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाही की है और जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ है वह कुछ समय के लिए अधिनायक तंत्र की स्थापना कर ले तो ये अतिशोक्ति भी नहीं है और आश्चर्य की बात भी नहीं है। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि ये सब मुद्दे, ये सब पॉइंट्स जो हैं माना कि मंत्रिमंडल की तानाशाही की ओर परिलक्षित हो रहे हैं, लेकिन यह मंत्रिमंडल की तानाशाही नहीं होती, वो स्थापित नहीं होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल की निरंकुशता एक ऐसी निरंकुशता है जिस पर निरंतर आलोचना होती रह रही है, जो जनमत की शक्ति, अविश्वास प्रस्ताव की आशंका तथा आगामी चुनाव के प्रत्याशी से सीमित रहती है। मंत्रिमंडल के ऊपर अंकुश स्थापित करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 4 चीज़ें जो हैं वो मंत्रिमंडल की तानाशाही को कम करेंगे, यानी विरोधी दल के माध्यम से। विरोधी दल कभी भी अन्याय के विभिन्न कानूनों को लागू नहीं होने दे सकता है। ये न्याय संगत है और आलोचनाओं के माध्यम से वो अपने जो मंत्रिमंडल है उसकी तानाशाही को रोकेगा। संसद का नियंत्रण भी बना रहता है, क्योंकि संसद वह एक संस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगा सकती है। प्रश्नों के द्वारा मंत्रियों को गलत काम करने से रोका जाना, संसदीय आलोचना द्वारा जनमत उसके विरुद्ध किया जाना, कटौती प्रस्ताव व काम रोको प्रस्तावों द्वारा मंत्रिमंडल की त्रुटियां बताना, निंदा और अविश्वास के प्रस्तावों द्वारा इसे त्याग पत्र देने के लिए बाध्य करना, ये सारी चीज़ें मंत्रिमंडल की तानाशाही को रोकती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। ऐसे ही जनमत के भय के आधार पर मंत्रिमंडल जनमत को असंतुष्ट करके कार्य नहीं कर सकता है। उसे आगामी चुनाव के लिए भी क्षेत्र तैयार करना होता है। कोई भी मंत्रिमंडल जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ समय बाद उसे जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाना ही होता है, तो वो इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। और सबसे आखिर में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि सम्राट का विरोध, सम्राट भी मंत्रिमंडल की तानाशाही का प्रबल नियंत्रण कर सकता है। सम्राट शासन नीति और सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकता है, मंत्रियों को चेतावनी दे सकता है। मंत्रियों ने चेतावनी के विपरीत कार्य किया तो राष्ट्र पर कोई संकट आ गया तथा जनता को ज्ञात हो गया तो सम्राट की चेतावनी के उपरांत भी यह कार्य किया गया है, तो वह आगामी चुनाव में मंत्रियों के प्रतिशोध के लिए के बिना नहीं रह सकेगा। तो इसलिए मंत्रिमंडल की स्थिति के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कईयों का मानना है कि ये तानाशाह बन सकती है, लेकिन चाहे कैसा भी मंत्रिमंडल हो, उसे दिन प्रतिदिन लोक सदन का और अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल का भय रहता है। वह सदा अधिनायक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। उसकी स्थिति अधिनायक की न होकर शासन के केंद्र की स्थिति है, और ऐसा सोचना भी गलत हो जाता है कि मंत्रिमंडल तानाशाह बनेगा, क्योंकि वह अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करते हुए जनता के हित में ही कार्य करते हैं। जेनिंग्स ने यह भी कहा था कि सरकार का काम है
शासन करना और कॉमन सभा का काम है आलोचना करना। तो इसलिए कार्य की आलोचना अल्टीमेटली जनता तक पहुंचती ही है, वो तानाशाही के आधार पर कभी भी उसको पूर्ण रूप से पूरा नहीं होने देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है।